दोस्तों अभी कुछ एक रिपोर्ट्स आती हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि यूएसए में रिसेशन आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि क्या इक्वेशन वहाँ पर बन रही है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, वहाँ के सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो है। क्योंकि हमारे देश की अगर हालात की बात करें तो अभी रिसेंट जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फाइनल किया गया कि हम रेपो रेट को चेंज करने वाले नहीं हैं, जो चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन आरबीआई को जो टारगेट मिला हुआ है 4 ± 2 वाली जो रेंज है कि हाँ जी आपको 2 से 6% की रेंज में आपको इन्फ्लेशन को रखना है और उसको स्टिक करना है 4% पे। तो देखो आरबीआई ने तो डिसाइड किया है कि अभी देखो 4% पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा और अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक जो कहते हैं ना कि महंगाई का जो माहौल है वो बना हुआ है। तो आरबीआई ने मोर और लेस अपनी पॉलिसी रेट को चेंज करने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तरफ यूएसए के फेडरल रिजर्व की बात करें तो वहां से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वहां पर भी इन्फ्लेशन जो है वो अभी अंडर कंट्रोल नहीं आ पाई है और वो लोग चाहते हैं कि वहां पर जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स अभी तक बनी हुई है, जिनको हॉकिश अप्रोच बताई जाती है कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखोगे तो लोग जल्दी से लोन नहीं लेंगे क्योंकि लोन पड़ेगा महंगा, ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे में यूएसए में इस तरीके की जो अप्रोच चल रही है वहाँ के सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसको लेकर के एक कयास लगाए जा रहे हैं कि यूएसए की इकोनॉमी जो है वो मंदी की तरफ बढ़ रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है कि लोगों के हाथ में जब पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड नहीं बनेगी और डिमांड नहीं बनेगी तो इकोनॉमी के स्लो डाउन होने के पूरे चांसेस होते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स की बात की जाए या हम इकोनॉमी में जब हम स्टडी करते हैं तो एक चीज़ तो क्लियर होती है कि इकोनॉमी जो है वो इस तरीके से फ्लक्चुएट करते हुए आगे बढ़ती है। कभी तो बूम आता है, कभी बस्ट आता है, भाई कभी फॉल आता है, फिर राइज आता है, फिर फॉल होता है। पर अभी के हालात जो है ना वो थोड़े से क्रिटिकल हैं। वो कैसे हैं? देखो इंटरनली अगर देखें तो इकोनॉमीज में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब महंगाई ज़्यादा होने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो एक तो ये कि लोगों की ज़रूरतें हैं वो बढ़ गई या फिर लोगों ने जो डिमांड करनी थी वो डिमांड बढ़ा दी। तो ऐसे में अगर डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई मोर और लेस स्टेबल है तो महंगाई बढ़ जाएगी। और दूसरी केस में ये आ जाती है कि डिमांड तो वो की वो है बट सप्लाई रुक गई। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि सेंट्रल बैंक्स के द्वारा इनमें से कौन सी सिचुएशन में एक्टिव रहना ठीक रहेगा। अब देखा जाए तो सेंट्रल बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है, जैसे कि यूएसए के फेडरल बैंक के द्वारा जो मोर और लेस स्टेबल कर रखी है इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके, और आरबीआई ने भी मोर और लेस वो स्टैंड कंटिन्यू किया है। बट सवाल ये आता है कि अभी ये इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में चांसेस ये है कि जल्दी कोई मतलब कहता ना कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी सेंट्रल बैंक्स के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा, हम यहां पर इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेंगे। तो यहां पर सवाल ये आता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट कर दी तो यहां पर आप लोगों के हाथों में जो पैसा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, राइट। लोगों के हाथ का पैसा रुकेगा इसका मतलब डिमांड रोक रहे हो। पर यहां इशू क्या आ रहा है वो हमें समझना होगा। यहां पर सबसे बड़ा इशू आ रहा है सप्लाई का, और ये चीज बार बार बताई जा चुकी है कि कहीं ना कहीं अभी जो महंगाई चल रही है यूएसए में वो एक टाइम तो ऐसा था 8% से भी ऊपर जा चुकी थी। अब आप सोचोगे कि सर 7 से 8% तो हमारे नॉर्मली चलते हैं, बट पॉइंट यहां पर ये आता है कि यूएसए जैसी इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन आपको 2 से 3% की रेंज में दिखाई देती है डेवलप्ड कंट्रीज में। हमारे जो है वो तो फिर भी रेंज वेरी कर पाती है और आरबीआई को टारगेट भी दिया हुआ है कि आपको इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के बीच में आपको टैकल करके रखना है। इसका मतलब 2 से 6% की रेंज आ गई। बट मोटी मोटी बात करें तो यूएसए जैसी इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, ये वहां के लिए बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है। क्योंकि फिर सीधी बात है महंगाई जब बढ़ेगी तो बैंक वहां पर एक्शन में आएगा, जो कि बैंक आया हुआ है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सीधी बात है लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो डिमांड फॉल होगी, डिमांड फॉल हो गई तो सीधी बात है जो नई कंपनियां खुल सकती हैं, नया जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस को कम करता है और ये चीज यूएसए की इकोनॉमी के लिए अपने आप में कंसर्निंग भी है कि जो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो मोर और लेस यूएसए की इकोनॉमी में रुका हुआ सा है। होता क्या है इसके पीछे आपको छोटी सी एक स्टोरी या फिर एक
अब इक्वेशन समझने की ज़रूरत है। देखो, जब कभी भी कोई इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो वहाँ पर इन्फ्लेशन रहती है, नो डाउट थोड़ी बहुत महंगाई चलती है, बट वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है ना, तो सीधी बात है कि अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और यही यूएसए के लोगों के साथ में भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब आप बोलोगे सर इंडिया के में भी तो ऐसा हो रहा है, बट यहाँ पर हम इक्वेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा लिए हुए कदम का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, समझे? तो अब देखो यहां पर कि वहां पर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जब होने लग जाता है तो फिर बैंक सोचता है कि यार लोगों के हाथ में अगर पैसा थोड़ा कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली महंगाई कम हो जाएगी। पर यहां इशू क्या है कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। आने वाले समय में कई कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करने की सिचुएशन बनी हुई है। साथ ही साथ यूएसए के जो कई इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यूएसए की इकोनॉमी पिछले 3 महीनों में अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट जो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात है उसके लिए तो आप सितंबर से पहले भूल ही जाओ कि यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा कोई इंटरेस्ट रेट कम भी की जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो जब इंटरेस्ट रेट कम होती है ना, तो इसका एक क्या होता है मामला कि लोगों के हाथ में पैसा बड़ा आसानी से पहुंचता है। सीधी बात है, कम ब्याज दर होगी तो जल्दी से बोरो कर लेंगे, बोरो करेंगे तो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो मार्केट में डिमांड बनेगी, डिमांड बनेगी तो सीधी बात है ऑटोमेटिकली नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नए जॉब्स क्रिएट होंगे। बट अगेन ध्यान रखना, अगर लोगों के हाथ में पैसा एक्सेस में हो जाए और डिमांड अगर बढ़ जाती है और सप्लाई अगर रुक गई तो वहां पर फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी आ जाती है। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक्स के हाथ में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज इंटरेस्ट रेट। इसी को रेगुलेट करके डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बट अगेन मैं बोल दूं, सप्लाई में सेंट्रल बैंक्स के हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है। सप्लाई जो है वो बहुत सारी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है। जैसे कि आज अगर हमें तेल की जरूरत है तो मिडिल ईस्ट में शांति जितनी जल्दी स्थापित हो वो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में भी अब दो दो हाथ होने लग गए हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने वाली बनती चली जा रही है। वैसे देखा जाए तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का सीधा रिलेशन है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से ये रिलेशनशिप जो है वो काम करती है। कैसे कि लोअर मनी सप्लाई, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो मनी सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। और इसी के ऑपोजिट आप देखोगे कि जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ने का डर रहता है। बट अगेन बात आती है कि यहाँ पर बैंकों का जो रोल है वो डिमांड को रेगुलेट करने का हो जाता है। सप्लाई वाले मामले में कहीं ना कहीं बैंक ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। और अभी के टाइम पे जो महंगाई दिखाई देती है, अगर हम इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली, तो हमारे यहाँ पर सप्लाई साइड इशू है। और दूसरी बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर भी इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आरबीआई भी कहीं ना कहीं एकदम टाइट मॉनेटरी रिजीम को लेकर के कंटिन्यू कर रहा है कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में नहीं आई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपको पता है ना कि आलू प्याज के भाव बढ़ने गिरने से ही सरकारें बनती गिरती है हमारे यहाँ पे, तो ये एक रियलिटी है। दूसरी अगर बात करें तो यूएसए की इंटरेस्ट रेट को हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्यों इंपैक्टफुल है, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया में महंगाई या इंडिया की इकोनॉमी पर यूएसए की पॉलिसी का कुछ असर पड़ता है क्या? जी बिल्कुल पड़ता है। पहली चीज तो कि डॉलर से और रुपये का जो रिलेशन है उस पर सीधा असर होता है। जैसे कि यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके रखी जाती है तो सीधी बात है मार्केट में डॉलर का सर्कुलेशन होगा कम। अब सीधी बात है कि रुपये का सर्कुलेशन मोर और लेस स्टेबल है और डॉलर का सर्कुलेशन अगर हो गया कम तो मार्केट में सप्लाई किसकी ज्यादा दिखेगी आपको? रुपये की। तो रुपये ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हो जाएगा, रुपये की वैल्यू जो है डॉलर के कंपैरिजन में कम हो जाएगी और इसका नुकसान हमें फिर इंपोर्ट्स के टाइम पे उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं दुनियादारी से। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, जब कभी भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो मान के चलिए कि हमारे यहां से डॉलर निकाल करके यूएसए जैसी स्टेबल डेवलप्ड इकोनॉमीज में पैसा जाकर के इन्वेस्ट होता है। तो ऐसे में यूएसए में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, इसका मतलब यूएसए की डॉलर की लिक्विडिटी का रिडक्शन, और उसके चलते फिर हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्या आता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी निकल जाता है। क्योंकि सीधी बात है कि एक कंपनी कहां पर इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेगी, यूएसए जैसी स्टेबल इकोनॉमी में या इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में? तो डेफिनेटली यूएसए की तरफ जाना चाहेंगे कि नहीं, तो हमारे यहां का इन्वेस्टमेंट भी निकलने का डर बना रहता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो स्विंग है, ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये चलो हमने अमेरिका का तो एग्जांपल ले लिया, यूरोप में या इंग्लैंड की बात भी करें तो वहां पर भी मोर और लेस ऐसी सिचुएशन है इन्फ्लेशन को कंटेन करने की, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंशियल हो जाती है। अब आप देखो कि किस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है।
करता है। फेडरल रेट अगर कट हुई, फेडरल रेट अगर बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी यूएसए में, तो सीधी बात है हमारे यहां से पैसा निकलेगा, जो इन्वेस्टेड पैसा है या जो एफपीआई के थ्रू पैसा आता है वो निकाल के ले जाएंगे। और उसका नुकसान क्या होगा कि हमारे मार्केट में रुपी तो रहेगा बट डॉलर की कमी आएगी तो रुपी हो जाएगा कमजोर, और इसके चलते फिर हमारे देश में जो हमारी डिमांड्स है उनको पूरा करने में हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर तेल के लिए जितना पैसा आज देते हो सकता है कि यूएसए में इंटरेस्ट रेट हाइक कर दी जाए तो डॉलर की सप्लाई आपकी रुक गई, तो इसके चलते हो सकता है कि आपको ज्यादा रुपए देकर के 1 लीटर तेल डलवाना पड़े। रुपए की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब हमारे लिए इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है दूसरी तरफ, जब यूएसए में रिलैक्स या इजी मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो उसका बेनिफिट हमें होता है कि हमारे यहां पर यूएस डॉलर के तौर पे इन्वेस्टमेंट भी आता है और साथ ही साथ हमें एक तरीके से सप्लाई के लिए ज्यादा मारामारी के ऊपर नहीं जाना पड़ता। और इसके अलावा अभी देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसके चलते बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखी जा रही है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में, और इसके कॉन्सिक्वेंस हम देख सकते हैं हमारे देश में। अल्टीमेटली आरबीआई ने भी ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ ना करते हुए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया कि हम भी रेपो रेट को वही कंटिन्यू करेंगे जो अभी तक चल रही है। अब लास्ट में जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।